ओके राजा बेटा, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वोल्वोक्स की। ठीक है जी, आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी सेल, कि सेल्स के नंबर कितने हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी है। अगर एक सिर्फ सेल मौजूद है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और कॉलोनी की फॉर्म में मौजूद है तो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, और बहुत सारे सेल्स उन्होंने टिश्यू ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन की हुई है तो वो जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने कौन सी एग्जांपल पढ़ी थी? हमें बाकी कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे आज, जिसमें हम वोल्वोक्स की एग्जांपल देखेंगे। लास्ट टाइम हमने ये देख लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि ये कॉलोनी की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और इनकी जो कॉलोनी है ना वो सर्कुलर एक बॉल की फॉर्म में मौजूद होती है, और ये ग्रीन ग्रीन अपीयर होते हैं क्योंकि एक एक सेल है ना, दैट्स वाई एक बॉल लाइक बॉल के अंदर ग्रीन ग्रीन डॉट जैसे ही अपीयर होते हैं बस वोल्वोक्स। इस एक ग्रीन डॉट को हम बाहर निकालकर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जूम आउट करके हम एक ग्रीन बॉल की स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था वोल्वोक्स का जो शुमार है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है? एलजी, वेरी गुड। एलजी की डेफिनेशन क्या है? यूनिसेलुलर, यूकेरियोट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था? ऑटोट्रोफ, वेरी गुड। तो यूनिसेलुलर होंगे ये, यूकेरियोट होंगे। यूकेरियोट सेल का मतलब ट्रू न्यूक्लियस जिनके अंदर मौजूद हो वो यूकेरियोट होंगे, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफ होगा इनका। ठीक है जी, ये कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी कॉलोनी के अंदर इतनी ज्यादा लेबर नहीं होती कि भाई आपको डिवीजन करनी है, आपको प्रोटेक्शन करनी है, आपको फूड बनाना है, ऐसी कोई लेबर नहीं होती। हर कोई अपनी डिवीजन खुद ही करता है, हर कोई अपनी प्रोडक्शन खुद ही करता है, और हर कोई जो है वो अपने लिए फूड खुद ही सिंथेसाइज कर रहा होता है, बना रहा होता है। लेकिन कुछ ग्रुप की हम बात करेंगे जिनके अंदर एक क्लोज ना कनेक्शन होता है, और उनके अंदर ये डिवाइड हुआ होता है कि आप खाना बनाओगे, आप प्रोटेक्शन करोगे कॉलोनी की, और आप जो है कि डिवाइड होकर न्यू न्यू वोल्वोक्स की फॉर्मेशन करोगे। वो सब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके बाद इस स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, एक वोल्वोक्स के बारे में। देखें, इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे ना, उनका नाम आपको आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। एंटोनी लिविनहुक। एंटोनी लिविनहुक ने इनको डिस्कवर करा था 700 के अंदर। एंटोनी वेन लिविनहुक ने। एंटोनी वेन लिविनहुक का नाम आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने ही फर्स्ट टाइम वायरस को भी डिस्कवर करा था। बल्कि नहीं, एंटोनी वेन लिविनहुक, आप बस ये याद रखें कि इन्होंने इसको डिस्कवर करा था वोल्वोक्स को। ठीक है, और वायरस की है। इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में प्रेडिक्शन दी थी। वेल, एंटोनी वेन लिविनहुक ने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर करा था। वही सबसे पहले अगर इसकी हैबिटेट की बात करें कि ये कहाँ मौजूद होता है, हैबिटेट, तो ये भी फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होगा। देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट कि हमारे पास दो तरह के वाटर होते हैं। कौन कौन से? फ्रेश वाटर कौन सा वाटर होता है बेटा? फ्रेश वाटर कौन सा वाटर होता है जी? जी हाँ, जिनके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स कम हो, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो, जिसे मीठा पानी कहते हैं, फ्रेश वाटर। तो ये फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होंगे, ये इनकी हैबिटेट है। और किस फॉर्म में मौजूद होंगे? ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनकी? यूनिसेलुलर क्या कॉलोनियल? तो ऑर्गेनाइजेशन इनकी क्या हो गई? कॉलोनियल। ऑर्गेनाइजेशन कॉलोनियल, यहाँ पे लिख देते हैं कॉलोनियल। ओके, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको कहा, हमने इसकी हैबिटेट देख ली, ऑर्गेनाइजेशन देख ली। अब एक एक वोल्वोक्स को देख करके उसकी स्टडी करना है, ये एग्जाम्पल है। अच्छा, कल मैंने आपको ये भी बताया था जो एलजी है उसकी अलग अलग क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी क्लासेस थी? क्लोरोफाइसी और फायोफाइसी, और कौन सी थी या नहीं थी? कौन सी थी? रोडोफाइसी। ठीक है जी। अच्छा, इनके ये अलग अलग नाम किस बेसिस पर थे? ये नाम किस बेसिस पर थे? कलर की बेस पर। वेरी गुड। क्लोरोफाइसी का कलर कैसा था? ग्रीन। और हमारे बिलव्ड फायोफाइसी का? वेरी गुड। और रोडोफाइसी का? रेड। सो ये डिवीजन जो है ये किस बेस पर है? ये ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, बेस्ड on pigment. Now what are pigments? Pigment basically are substance which are responsible for giving different kind of colors. ठीक है, ये ऐसे substance होते हैं जो different color देते हैं। Substance give color, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है जी।
इनका कलर कौन सा था? ग्रीन। और इनका बराबर वालों का 5 का ब्राउन और रेडोफाइसी का रेड। ये बात आ रही है समझ में? चलें आगे बढ़े। हम जो वोल्वोक्स पढ़ रहे हैं वो किसकी एग्जाम्पल है जी? कौन सा एल्जीन तीनों में से? क्लोरोफाइसी। तो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो नीचे लिख देते हैं, वो है वोल्वोक्स। ये बात आ रही है समझ में फर्स्ट रो वालों को? आपको आ रही है समझ में ये वाली बात? ठीक है जी। हमारे पास हमने एलजी का इंट्रोडक्शन देखा है। एलजी के 3 क्लासेस है, देयर इज क्लोरोफाइसी, देयर इज फायोफाइसी, देयर इज रोडोफाइसी। जी हाँ, ऐसे काइंड के सब्सटेंस जो कलर देते हैं किसी चीज को उन्हें हम पिगमेंट कहते हैं। ठीक है जी। अलग अलग काइंड की प्रोटीन्स होती हैं। तो इनके अंदर ऐसे पिगमेंट होंगे जो इनको ग्रीन कलर देंगे, इनके अंदर ऐसे पिगमेंट होंगे जो इनको कौन सा कलर देंगे? रेड। हम यहाँ पे जो क्लोरोफाइसी की डिस्कशन कर रहे हैं जो कि वोल्वोक्स है। सबसे पहले जैसे कि हमने कहा कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ है इसका मतलब क्या? ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या? जो अपना खाना खुद बना सकता हो। हम देखते हैं किस तरीके से अपना खाना बनाता है। ठीक है जी। खाना बनाने का एक ही तरीका होगा, कौन सा होगा? खुद से। जी हाँ, कैसे, कौन सा है वो? सही बोल रहे हैं आप, फोटोसिंथेसिस। अच्छा राजा बेटा आप याद रखिए, फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए जो सेल का ऑर्गेनेल होता है ना, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल समझते हैं आप? सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं? वेरी गुड। सेल के छोटे छोटे पार्ट्स जो सेल को बनाते हैं ना राजा बेटा, उनको हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। उन्हीं में से एक ऑर्गेनेल का नाम क्लोरोप्लास्ट भी है। क्लोरोप्लास्ट सेल। तो क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है इस फोटोसिंथेसिस के लिए। ये आपके सामने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मौजूद है, ये वाला। हम पूरे स्ट्रक्चर की डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला। इस एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम बाहर निकाल के इसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि इसी के अंदर और इसी के बाहर फोटोसिंथेसिस होनी है। ठीक है जी। अच्छा ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना लेते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? सनलाइट और सनलाइट, वाटर, और क्या चाहिए होगा? अच्छा नहीं, ग्लूकोज तो सिंथेसाइज होगा, बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसके साथ क्या चाहिए होगा? सनलाइट। अच्छा देखें, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी बॉडी के बाहर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है ज्यादा, और बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है कम। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां मूव करेगा? फिर से बोलता हूं, इनकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है कम, एनवायरनमेंट के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है ज्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां मूव करेगा? बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। बाहर से अंदर की तरफ। जहां से ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करेगा, जहां पर ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करेगा। और ये जो हायर टू लोअर मूवमेंट होती है इसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, डिफ्यूजन। गुड गर्ल्स शुड नो, डिफ्यूजन कहते हैं इसे हम। कार्बन डाइऑक्साइड तो इस तरीके से आ जाएगा इसकी बॉडी के अंदर। अच्छा दूसरा इसको क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो आ गया, दूसरा क्या चाहिए इसको? वाटर। वाटर भी इसकी सराउंडिंग में ज्यादा है। ये कहाँ मौजूद था? ये कहाँ पे रहता है? इसकी हैबिटेट क्या है? इसकी फ्रेश वाटर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बाहर ज्यादा है, इसकी बॉडी के अंदर कम है। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा जी? बाहर से अंदर। किस प्रोसेस से? वेरी गुड, ऑस्मोसिस। इट इज ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। वेरी गुड, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। ठीक है जी। जब वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो ऑस्मोसिस, गैसेस मूव करेंगी फ्रॉम हायर टू लोअर, कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन। एक बार फिर से पढ़ते हैं। जब कोई चीज हायर से लोअर की तरफ मूव करेगी तो या तो डिफ्यूजन कहलाता है या ऑस्मोसिस कहलाता है। अगर वो गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन है, तो उनके लिए टर्म डिफ्यूजन यूज होगा। अगर वो वाटर के मॉलिक्यूल है तो टर्म ऑस्मोसिस यूज होगा। तो डिफ्यूजन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड आ गया और ऑस्मोसिस के जरिए वाटर आ गया। सनलाइट इनको बाहर से मिल जाएगी। ये प्रोसेस स्टेक लाइक स्ट्रक्चर, इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है। मैं आपको इनलार्ज करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये दोनों कंबाइन होंगे और फॉर्मेशन होगी C6H12O6 की। इसे हम क्या कहते हैं? और साथ क्या रेंज होगा?
ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज, ये इसकी अलग अलग एक्टिविटीज जो हैं उनके अंदर, ऐसी एक्टिविटीज जिसमें इसको एनर्जी चाहिए उसमें यूज हो जाएगा, और ऐसी एक्टिविटीज जिसमें एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं एक्टिव मैकेनिज्म, जिनमें एनर्जी की नीड होती है। जैसे कि जी जी ऐसी एक्टिविटीज जिसमें एनर्जी की नीड होती है, उनको करने उन एक्टिविटीज को एक्टिव मैकेनिज्म कहा जाता है। उन एक्टिव मैकेनिज्म में इसका ग्लूकोज यूज हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल इसको मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, ये मूव भी कर सकता है, तो उसके लिए इसको एनर्जी की जरूरत होगी, वो यहाँ से यूज करेगा, ग्लूकोज को यूज करेगा। इसको अपनी डिवीजन करनी है, 1 से 2 बनने हैं, एनर्जी की जरूरत होगी, वो ये ग्लूकोज यूज करेगा। ये बात आ रही है समझ में? तो इस तरीके से ग्लूकोज तो इन एक्टिविटीज में यूटिलाइज हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा क्या? ऑक्सीजन यूज हो गया, फिर ग्लूकोज यूज हो गया, बचा क्या पीछे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ये रिलीज कर देगा। जब ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली इसकी बॉडी के अंदर बन रहा होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इसकी बॉडी के अंदर क्या होगी जी? जब कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन इसकी बॉडी के अंदर बन रहा होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इसकी बॉडी के अंदर क्या होगी? ज्यादा होगी या कम होगी या कुछ भी नहीं होगी, बस होगी कंसंट्रेशन। क्या होगी? आ रही है बातें समझ में या नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन हुआ तो इनसे किस चीज की फॉर्मेशन हुई, और ग्लूकोज किस में यूज होगा? देख के बोले, एक्टिव मैकेनिज्म। जैसे कि बताया, मैं लिखूं यहां पर, जैसे कि मूवमेंट और डिवीजन, डिवाइड करना, ठीक है जी, उनमें ये यूज हो गया। ग्लूकोज यूज हो जाएगा, बकाया बचेगा क्या? ऑक्सीजन। कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन इसकी बॉडी के अंदर बन रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा। अब ऑक्सीजन यहां से कहां मूव करेगा? बाहर की तरफ, और जहां से ऑक्सीजन की हायर कंसंट्रेशन है वहां से वो लोअर की तरफ मूव करेगा। जब ऑक्सीजन हायर से लोअर की तरफ जाएगा इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे जी? जी हाँ, सही बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है ना बेटा? तो आ रही है बात आपको समझ में? और इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक रिकेप लेते हैं। पहले हमने इसकी हैबिटेट देख ली, इसकी ऑर्गेनाइजेशन देख ली, कितने टाइप के एलजी होते हैं वो रिकेप था, हमने वो देख लिया। हम वोल्वॉक्स को पढ़ रहे हैं। वोल्वॉक्स के अंदर पहले होगा फोटोसिंथेसिस। किसके अंदर होगा? क्लोरोप्लास्ट, जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर से आएगा, वाटर ये एब्जॉर्ब करेंगे, सनलाइट इनको मिल रही है, ग्लूकोज जो बनेगा वो कहाँ चला जाएगा, और ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन कौन यूज करेगा? ये ऑक्सीजन कौन यूज करेगा जब बाहर बॉडी से इसके निकलेगा? हम और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको यूज करेंगे। अच्छा, ऑक्सीजन इसको भी चाहिए, ठीक है, ये सारा का सारा ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा। जब इसको एनर्जी चाहिए ना, जब इसको एनर्जी चाहिए तो कुछ ऑक्सीजन इसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है जी, एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी का एक और ऑर्गेनल होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन चला जाएगा। वो कौन सा ऑर्गेनल है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, ऑक्सीजन इस ऑर्गेनल के अंदर जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन की मुलाकात होगी ग्लूकोज के साथ। ठीक है जी, ऑक्सीजन की मुलाकात होगी ग्लूकोज के साथ, C6H12O6 के साथ। ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिल जाएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। ठीक है जी, सनलाइट ने एनर्जी दी तो यहाँ पर भी एनर्जी मिलेगी। और इस प्रोसेस को पता है क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर, वेरी गुड, सेलुलर रेस्पिरेशन। जो किसने करवाया? कौन से ऑर्गेनल है पता है? इसका नाम पता है जी? नो, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया ने क्योंकि एनर्जी रिलीज करवाई है ना, एटीपी रिलीज करवाया है ना, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये बात आ रही है समझ में? पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, ये बात आ रही है समझ में? तो अब तक हमने क्या समझ लिया है कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए कौन सा ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल था, और सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा ऑर्गेनल है? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ा सा इसकी एक्सटर्नल इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। इसमें सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी मौजूद है।
अमेबा के अंदर हमने सेल मेम्ब्रेन तो देखी थी, लेकिन राजा बेटा सेल वॉल नहीं थी। वहां पर पेलिकल भी नहीं थी, जिसकी वजह से उसका उसकी शेप नहीं थी, लेकिन इसके पास सेल वॉल है। और ये वाली जो आपको दिख रही है ना ब्लू ब्लू ब्लू, और ये वाली जो मैं इस तरीके से इसको शेडेड कर रहा हूँ, ये इसकी पूरी सेल वॉल है। ये पूरी सेल वॉल है। सेल वॉल का काम समझते क्या होता है? पता है आपको काम क्या है सेल वॉल का? पेलिकल का काम क्या था अमेबा के अंदर जी? सेल की कवरिंग, यानी सेल को शेप देना। तो ये सेल वॉल जो है ना, इसकी बॉडी को शेप देगी। सेल वॉल शेप देगी इसकी बॉडी को। ये बात आ रही है समझ में? ठीक है जी। तो अब तक मैंने आपको ये बता दिया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा और सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होगी, और सेल वॉल क्या करेगा? शेप देगा। देखें, ये वाटर जो इसकी बॉडी के अंदर आ रहा है ना, ये वाटर कुछ तो यूज हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ मौजूद है? फ्रेश वाटर के अंदर। इसके चारों तरफ वाटर ही वाटर है, तो कंटिन्यूअसली इसकी बॉडी के अंदर वाटर का है ना इनफ्लो लगा रहेगा। वाटर कंटिन्यूअसली इसकी बॉडी के अंदर आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। कुछ वाटर को तो ये इस तरीके से रेगुलेट कर लेगा, लेकिन पूरे के पूरे वाटर को तो ये फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं कर सकता। और कंटिन्यूअसली अगर राजा बेटा इसकी बॉडी के अंदर वाटर आता गया, तो फाइनली ये बर्स्ट कर जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इस वाटर के अमाउंट को रेगुलेट करना है। जो एक्सेस में वाटर है ना, एक्सेस में वाटर जो भी होगा वो एक दूसरे ऑर्गेनल के अंदर जाकर के स्टोर हो रहा होगा। जो भी एक्सेस में वाटर है वो इसके अंदर जाकर के स्टोर हो रहा होगा। और पता है इस ऑर्गेनल को हम क्या कहते हैं? इस ऑर्गेनल को वैक्यूल कहा जाता है। ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। इस ऑर्गेनल को वैक्यूल कहा जाता है। सो व्हाट इज वैक्यूल? वैक्यूल एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसकी बॉडी के अंदर, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को रेगुलेट करेगा। अच्छा, वाटर तो इसके अंदर स्टोर हो गया। ये वैक्यूल में ये भी एबिलिटी है कि इसकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट बनते हैं ना, जो वेस्ट बनते हैं वो भी वैक्यूल के अंदर आकर के स्टोर हो रहे होते हैं। जो वेस्ट बन रहे हैं इसकी बॉडी के अंदर, वो भी वैक्यूल के अंदर आकर करके स्टोर हो रहे होते हैं। ठीक है जी। वेस्ट अलोंग विथ वाटर, ये वेस्ट जो आ रहे हैं अलोंग विथ वाटर, ये हमें एक नई चीज प्रोवाइड कर देंगे। पता है उस नई चीज को हम क्या कहते हैं? उस नई चीज को सेल शेप कहा जाता है, जो आपकी टिप्स पे होना चाहिए। फिर से समझते हैं। देखें, मैंने बताया ये चारों तरफ इसके कौन मौजूद है? इसके चारों तरफ क्या मौजूद है? वाटर। कंटिन्यूसली इसकी बॉडी के अंदर क्या आ रहा है? अगर वाटर के अमाउंट को रेगुलेट नहीं किया तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वाटर को रेगुलेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वैक्यूल। लेकिन इस वैक्यूल के अंदर वाटर के साथ साथ एक और चीज भी आकर के स्टोर हो रही होती है। वाटर अलोंग विथ वेस्ट इज नोन एज सेल सेप। सेल सेप होगा, और एक हद तक ये सेल सेप फिल होगा। उसके बाद ज्यादा फिल हो गया ना, तो ये वैक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के यहाँ आएगा और बस्ट हो जाएगा, वाटर को जो है वो रिलीज कर देगा। वाटर इस तरीके से इसकी बॉडी से रिलीज हो जाएगा। तो फिर से रिकैप लेते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ परफॉर्म हुई? सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ परफॉर्म हुई? शेप किसने दी इसको? वैक्यूल ने क्या हेल्प की? ठीक है राजा बेटा। अच्छा, ये आपको दिख रहा है दो धागेनुमा स्ट्रक्चर, ये ग्रीन ये वाला और ये वाला ग्रीन, ये आपको दिख रहा है? पता है इन धागेनुमा स्ट्रक्चरों का नाम क्या है? पता है? फ्लैजिला कहते हैं इसको, फ्लैजिला। व्हाट आर फ्लैजिला? फ्लैजिला आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो इसकी बॉडी से बाहर निकले हुए होंगे। ये फ्लैजिला इसको मूवमेंट में हेल्प करेंगे, मूवमेंट में इसको मूव करने में हेल्प करेंगे। जी हाँ, ये वाटर पे फ्लोट कर सकता है, मूव कर सकता है। ये जो इसका बिहेवियर है ना मूवमेंट वाला, ये मूवमेंट वाला जो इसका बिहेवियर है, ये इसको थोड़ा वाटर से, ये इसको थोड़ा प्लांट से डिफर बनाता है। ये बिहेवियर इसका इसको डिफर बनाता है प्लांट से। प्लांट नॉर्मली जो है वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन ये जो है थोड़ा मूव कर सकते हैं। ये इनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा डिफर है प्लांट से। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो फ्लैजिला किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनको मूवमेंट करवाने के लिए। यहां तक आ रही है बात समझ में? चलें ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस का रोल क्या है। देखें, न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है? डीएनए। डीएनए, ठीक है राजा बेटा। अच्छा, अब जब इस वॉल्वॉक्स को डिवाइड करना है, यानी एक वॉल्वॉक्स से दो वॉल्वॉक्स बनने हैं, तो ये जो डीएनए, एक डीएनए है ना, इसकी दो कॉपीज बन जाएंगी। सबसे पहले तो ये इस डीएनए की दो कॉपीज बनेंगी। ठीक है, दो कॉपीज बनने के बाद ये वॉल्वॉक्स जो है ना पूरे का पूरा वॉल्वॉक्स भी डिवाइड कर जाएगा, और एक कॉपी एक वॉल्वॉक्स के अंदर, दूसरी कॉपी जो है वो दूसरे वॉल्वॉक्स के अंदर चली जाएगी। और इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं इन केस ऑफ वॉल्वॉक्स।
इस तरीके से ये अपनी रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म कर देगा। अब राजा बेटा देखें इसकी बॉडी कितने हिस्सों में ब्रेक हुई है, दो। दो के लिए टर्म यूज होता है बाइनरी, बाइनरी का मतलब दो, और क्योंकि इसकी बॉडी टूटी है ना दो हिस्सों में, डेट्स वाई इसे फिजन कहते हैं। फिजन, फिजन यानी ब्रेक हो जाना, किसी चीज का ब्रेक हो जाना। इसकी बॉडी ब्रेक हो गई ना दो हिस्सों में, डेट्स वाई बाइनरी फिजन। ये बात आ रही है समझ में? और ये इसका तरीका है, किस चीज का तरीका है? रिप्रोडक्शन का। ये इसका रिप्रोडक्शन का तरीका है, रिप्रोडक्शन। और देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट कि इसके अंदर दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है। कौन कौन सी रिप्रोडक्शन, कौन कौन सी तरीके की होती है? असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ये तरीका कौन सा है, सेक्सुअल या असेक्सुअल? असेक्सुअल। वेरी गुड। क्यों असेक्सुअल क्यों है राजा बेटा, सही बोला है आपने, वेरी गुड। एक अकेले मेंबर ने ही डिवीजन कंप्लीट की है। अच्छा, इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर एक इंडिविजुअल जो है वो स्पर्म की फॉर्मेशन करेगा, स्पर्म तो नहीं हुए लेकिन वैसे सेल है, और दूसरा इंडिविजुअल, दूसरा ऐसा वॉल्वॉक्स, दोनों एक साइड बाय साइड मौजूद होंगे। एक वॉल्वॉक्स जो है वो स्पर्म बना रहा होगा और दूसरा वॉल्वॉक्स जो होगा वो ये एग बना रहा होगा। स्पर्म और एग आपस में कंबाइन हो जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं पता है? वेरी गुड। और ये जायगोट जो है अगेन, जायगोट अगेन जो है हमें पूरे का पूरा वॉल्वॉक्स प्रोवाइड कर देगा। राजा बेटा ये कौन सा तरीका है डिवीजन का, असेक्सुअल या सेक्सुअल? सेक्सुअल, क्योंकि दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व थे, एक ने स्पर्म जैसा सेल, दूसरे ने एक जैसा सेल बनाया, दोनों जो है वो कंबाइन हुए, जायगोट बना और उससे कंप्लीट वॉल्वॉक्स आया। ये बात आ रही है समझ में? यहाँ तक तो इसका पूरा एक रिकेप था, यहाँ तक तो पूरा इसकी बॉडी के बारे में था। रिकेप लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो इसकी हैबिटेट कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, डिस्कवर किसने किया? वैन लेवेनहुक। कितने टाइप के एलजी होते हैं हमारे पास? ठीक है जी, हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? क्लोरोफाइस में वॉल्वॉक्स को। वॉल्वॉक्स की को शेप देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वाटर के अमाउंट को कौन रेगुलेट करेगा? एनर्जी कौन रिलीज करवाएगा? कौन रिलीज करवाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और फोटोसिंथेसिस कौन कैरी आउट करेगा? वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा डीएनए ने, ये इसने न्यूक्लियस ने क्या करवाया? डिवीजन करवा दी। अब एक टर्म आपको क्लियर करना है जो बुक में भी दिया हुआ है। ये जो वॉल्वॉक्स है ना, ये है पॉलीफाइलेटिक। पॉलीफाइलेटिक, पोली वर्ड का मतलब होता है राजा बेटा, जहां भी पोली वर्ड आ जाए तो आप समझ जाओ पोली मीन्स मैनी, मैनी। फाइलेटिक का मतलब है एनसिस्टर, एनसिस्टर। ठीक है जी। पॉलीफाइलेटिक का मतलब होता है मेनी एंसेस्टर। ये जो वॉल्वॉक्स दिख रहा है ना आपको, वॉल्वॉक्स के बहुत सारे एंसेस्टर हैं और वो प्रूव होता है। इसकी जो कॉलोनी है ना, इसमें भले ही आपको सब ग्रीन दिख रहे हैं लेकिन सब एक जैसे नहीं है, अलग अलग टाइप की स्पीशीज हैं और उन हर किसी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे मैंने आपको इसके फ्लैजिला के बारे में बताया, फोटोसिंथेसिस का तरीका बताया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया, वैक्यूल के बारे में बताया ना, जितने भी इसके मेंबर है सब में ऐसी कहानी हो लाजमी नहीं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। सेल वॉल की कंपोजिशन किस किस चीज में डिफरेंस होगा, लिखते हैं यहाँ पर। डिफरेंस किस किस चीज में होगा, लिखने से चीजें याद होती हैं। सेल वॉल की कंपोजिशन में, सेल वॉल कंपोजिशन यानी सेल वॉल की बनावट किस केमिकलों की है, उनमें डिफरेंस होगा। वैक्यूल, वे ऑफ मेटाबॉलिज्म में थोड़ा डिफरेंस होगा। फोटोसिंथेसिस के तरीके में डिफरेंस होगा, ठीक है। और वे ऑफ मूवमेंट में डिफरेंस होगा। ये डिफरेंस होंगे इनमें, वे ऑफ मूवमेंट, ठीक है राजा बेटा। वे ऑफ डिवीजन में डिफरेंस, वे ऑफ रिप्रोडक्शन में डिफरेंस होगा। ओके राजा बेटा, एक बार रिपीट करते हैं इस टर्म को। ये जो हमारे पास प्यारा सा वॉल्वॉक्स है ना, वॉल्वॉक्स क्या होता है? पॉलीवर्ड का मतलब, फाइलेटिक का मतलब मेनी एंसेस्टर होने की वजह से भले ही ये कॉलोनी एक ही कॉलोनी में रह रहे हैं लेकिन इनमें किस किस चीज में डिफरेंस होगा? कंपोजिशन, मेटाबॉलिज्म, वे ऑफ और रिप्रोडक्शन। अच्छा राजा बेटा, ये किसके बारे में मैंने बताया है आपको? ये दोनों जो है ना, ये दोनों प्यारे से मोनोफाइलेटिक हैं। अब मोनोफाइलेटिक का जो मतलब है वो आप फर्स्ट रो वाले बताएंगे हमें। मोनोफाइलेटिक का मतलब
मतलब जिसमें एक एंसेस्टर होगा। मोनोवर्ड रेफर्स टू दी वन, फाइलेटिक का मतलब एंसेस्टर। ठीक है जी। तो कुछ बातें बुक में थी, कुछ नहीं थी, जो आपको मालूम होना चाहिए। बुक की लाइनें रखने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे तो ही आप कामयाब होंगे। ठीक है राजा बेटा, तो ये वोल्वोक्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मोनोफाइलेटिक पॉलीफाइलेटिक पढ़ा है, और हमने कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म जो है उसकी एग्जाम्पल देख ली। कोई बात कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो पूछ सकते हैं ज़रूर, कोई बात नहीं है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम पढ़ेंगे मस्टर्ड प्लांट। ओके राजा बेटा।